आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के प्रयासों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, इस अनुच्छेद में मानव गरिमा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, जिसे अभी हाल में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार शामिल है, जिसमें 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ है, उसमें 21 का को जोड़ा गया है। और 21 का के अंतर्गत क्या जोड़ा गया है, तो उसमें जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो ये जो 6 से 14 वर्ष के जो भी जितने भी बच्चे हैं, उन सबको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मौलिक अधिकार 21 का में जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे देखिए अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत जितने भी राज्य सरकार के स्कूल हैं जो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन हैं, उनमें किसी भी धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29, ये भी इसी तरीके से है कि ये भी जो राज्य सरकार के जितने भी स्कूल हैं, उनमें किसी भी तरीके का धार्मिक कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने की पूरी आज़ादी। अनुच्छेद 30 में ये अल्पसंख्यकों के लिए है कि ये चाहें तो अपने शैक्षिक संस्थाओं को खोल सकते हैं, जिस तरीके से मदरसे वगैरह खुले रहते हैं उस तरीके से। तो ये हमने अभी 4 अनुच्छेद पढ़े। सबसे पहला पढ़ा अनुच्छेद 21। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है, और 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21 का को जोड़ा गया है। और 21 का के तहत क्या बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो इसलिए ये अनुच्छेद आपका 21 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी। ये बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। आगे अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य सरकार के जितने भी स्कूल हैं, उनमें धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में धार्मिक कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 21, 28, 29 और 30, और आपका ये जो 86वां संविधान संशोधन है, उसमें 21 का को जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान रखने के लिए। आगे देखते हैं विश्वविद्यालय आयोग। जो विश्वविद्यालय आयोग, ये इसकी जो सन है वो 1948 में आया था। ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि विश्वविद्यालय, तो ये उच्च शिक्षा के लिए है, उच्च शिक्षा से संबंधित है। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसकी सन भी पूछ ली जाती है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस शिक्षा से रिलेटेड है, उच्च से, प्राथमिक से, माध्यमिक से, और इसके ये जो अध्यक्ष हैं ये किस आयोग से रिलेटेड हैं, या इस आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें माध्यमिक शिक्षा की बात की गई थी। तो और इसकी जो सन है वो 1952 से 1953 के बीच में आया मुदालियर आयोग, और ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है आपके। आगे देखिए भारतीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग। इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो आया है, इसकी सन है वो 1964 में आया है ये आयोग। और आगे इसके जो अध्यक्ष हैं श्री दौलत सिंह कोठारी हैं, इसीलिए इसको कोठारी आयोग कहा गया है। आगे देखते हैं, ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा से संबंध है। इसमें तीनों शिक्षाओं के लिए बात की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या बात की गई है भारतीय शिक्षा आयोग में। तो प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए की गई सिफारिशें, जो भी सिफारिशें की गई हैं, तो वो है, पहली है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होने चाहिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो, चाहे वो आपकी उच्च स्तर की शिक्षा हो। शिक्षा का कोई भी स्तर हो, उनमें ये 5 लक्ष्य अवश्य होने चाहिए। तो वो कौन से 5 लक्ष्य हैं, हम देख लेते हैं। पहला है आपका उत्पादकता से जोड़ना। पहला है उत्पादकता से जोड़ना। दूसरा है आपका लोकतांत्रिक आधार। तीसरा लक्ष्य है राष्ट्रीय एकता, और चौथा लक्ष्य है सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास।
पांचवा है मानवीय मूल्यों को बढ़ावा। तो इस तरीके से ये 5 लक्ष्य किसी भी स्तर की शिक्षा हो उसमें ये होने ही होने चाहिए कि उत्पादकता से जुड़ी हुई शिक्षा होनी चाहिए, उसका जो आधार हो वो लोकतांत्रिक हो, राष्ट्र के प्रति एकता का भाव हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव हो, इस तरीके की शिक्षा देनी है। और बच्चा हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, समाज में ही रहता है तो सामाजिक मूल्यों का भी उसके अंदर विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। इस तरीके से उसको शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य इस तरीके से डिसाइडेड होने चाहिए। और पांचवा है मानवीय मूल्यों का विकास। तो आगे देखते हैं, संपूर्ण देश में एक समान शैक्षिक संरचना हो, सामान्य शिक्षा 10 वर्षीय हो, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें कितने वर्ष की जो सामान्य शिक्षा बताई गई है वो बताई गई है 10 वर्ष की। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहला है 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो 3 साल, लगभग 1 से 3 साल तक की जो शिक्षा हो, इतने समय आपको देना चाहिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट है 4 या 5 साल की होनी चाहिए निम्न प्राथमिक शिक्षा, लगभग इतने साल तो उसको निम्न प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 को मिलती है। ठीक, आगे देखिए 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, जो 6वीं 7वीं 8वीं, तो ये उच्च प्राथमिक शिक्षा। और दूसरा है 2 या 3 साल की आपकी वर्ष की होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा, और 2 वर्ष की होनी चाहिए आपकी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इस तरीके से इन्होंने डिसाइड किया था कि जो सामान्य शिक्षा है, ये कोठारी आयोग में ये बात की गई है, संपूर्ण देश के लिए बात की गई है कि समान शैक्षिक संरचना होनी चाहिए सारे ही देश में। इस तरीके से सामान्य शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए, और ये उसके डिसाइड किए गए थे कि इतना समय, इतना टाइम पीरियड होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक के लिए इतना समय देना चाहिए, निम्न प्राथमिक के लिए इतना समय देना चाहिए, उच्चतर प्राथमिक के लिए इतना, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए इतना समय निर्धारित किया गया था। ये सब हम कोठारी आयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक प्रगति का ध्यान रखना। जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो सिर्फ रटने पर नहीं जोर होना चाहिए, बच्चे के अंदर गुणात्मक विकास होना चाहिए, तो गुणात्मक प्रगति पर ध्यान रखा जाए। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उनको, जैसे प्रोत्साहन के रूप में, प्रोत्साहन बढ़े उनको पढ़ने का, पढ़ने के लिए बच्चे आगे बढ़ें, तो इस रूप में उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए, प्रोत्साहन के रूप में देनी चाहिए। आगे है निम्न प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सरल व औपचारिक होना चाहिए। जो निम्न प्राथमिक स्तर है उस पर पाठ्यक्रम कठिन नहीं होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसके स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चा जिस तरीके से छोटा होता है तो पाठ्यक्रम सरल से सरल हो और उसके साथ साथ औपचारिक भी हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में 2 भाषाएं, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा कला, ये उसका पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। किसका? उच्च प्राथमिक स्तर में। इस तरीके से भाषाएं, 2 भाषाएं होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन होना चाहिए तथा कला। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बताया गया है पाठ्यक्रम। आगे देखिए, आगे है विद्यालय प्रबंध प्रणाली का विकेंद्रीकरण हो। जो विद्यालय प्रबंध प्रणाली, स्कूल का जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक केंद्र होता है, मेन जो होता है उसी के हाथ में सारे रूल्स और नियम कायदे बनाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय जो निकाय होते हैं उनके हाथ में भी इन चीज़ों में फेरबदल करने की उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। तो विद्यालय प्रबंध प्रणाली का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ऊपर लेवल पर बैठे लोग ही उसको बनाएं कि उसके हिसाब से चलाएं, जबकि वहाँ की जो क्षेत्रीय जो भी समस्याएं हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्रीय लेवल पर, स्थानीय लेवल पर भी उनको नियम को बनाने की और उसका मैनेजमेंट करने की उनको अधिकार होना चाहिए। तो विद्यालय प्रबंध प्रणाली का विकेंद्रीकरण हो, इसका तात्पर्य यही है। आगे है शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। तो जो शिक्षा का माध्यम है, जहाँ तक हम जानते हैं कि शिक्षा का माध्यम हमारी भाषा होती है, वो भी मातृभाषा। तो शिक्षा का माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए। तो त्रिभाषा सूत्र से आप समझ सकते हैं, पहली हमारी हो गई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हमारी हिंदी भाषा, और तीसरी हमारी हो गई अंग्रेजी भाषा, जो कि एक आधुनिक भाषा है। तो इस तरीके से माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाला है कि त्रिभाषा सूत्र की बात किस में की गई है, वो कोठारी आयोग में की गई है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी
आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन भारत सरकार ने सन 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की, जिसमें समावेशित बिंदु इस प्रकार हैं। तो सबसे पहली जो हमारी शिक्षा नीति है वो 1968 में आई थी। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं और ये किसकी अनुशंसा पर आई थी? ये कोठारी आयोग की अनुशंसा पर आई थी। तो इसको पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे। तो उसमें जो भी जिन पॉइंट्स पर बात की गई है वो इस प्रकार है। पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो। दूसरा, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हो। जो विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम हो, वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए वही भाषाएं सरल होती हैं, उन्हीं में बच्चा आसानी से सीख पाता है। आगे त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित हो। धीरे धीरे उनको दूसरी तीसरी भाषाएं भी सिखाई जाएं। कार्य अनुभव शिक्षा का अभिन्न अंग हो, यानी कि कार्य अनुभव भी शिक्षा में शामिल किया जाए। बच्चे करके ज़्यादा तरीके से सीख सकते हैं। उनका जो कार्य करने के जो अनुभव उनको मिलते हैं, उन्हीं से बच्चे स्थिर रूप से सीख पाते हैं। उनके माइंड में असली तरीके से वैसे ही फीड होती है जब वो करके सीखते हैं। समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ, और एक समान स्कूल की पद्धति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी स्कूल में अलग, किसी स्कूल अलग, सब में एक ही तरीके से चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। आगे है परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता हो। जो परीक्षा प्रणाली हो वो विश्वसनीय हो और वस्तुनिष्ठ हो। आगे समाजोत्पादक कार्य पाठ्यक्रम शामिल हो। जो समाजोत्पादक कार्य हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल हो। तो ये सारी बातें किसमें की गई थी? ये करी गई थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद देखते हैं सन 1979 में पुनः सरकार ने नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट की, किंतु वह सत्ता परिवर्तन के कारण मूर्त रूप न ले सकी। तो 1979 में दोबारा से सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लाई, मगर वो किसी भी कारण रहा, जो भी था सत्ता परिवर्तन का जो कारण था उसकी तरफ से वो मूर्त रूप नहीं ले सकी। फिर आगे 1985 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित किया, जिसका नाम था शिक्षा की चुनौती। ये कब आया था? ये आया था 1985 में। शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित हुआ। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है आपकी नई शिक्षा नीति 1986। शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये चर्चा ही नई शिक्षा नीति 1986 का आधार बनी, जिसका सार इस प्रकार है। पहला, शिक्षा बाल केंद्रित हो। दूसरा, प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हों। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दी जाएं। ये सारी बात आपकी 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें कही गई हैं। आगे है पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो। कार्यानुभव अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य घटक हो। छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल न किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने का स्थान न हो, अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाएं। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के नामांकन दर को बढ़ावा दिया जाए। कंप्यूटर शिक्षा प्रक्रिया का अंग, जो कंप्यूटर शिक्षा है वो भी शिक्षण प्रक्रिया का अंग होना चाहिए। भाषा संस्कृत के प्रसार पर बल हो और संस्कृत भाषा को भी शामिल करना चाहिए। ये सारी बातें नई शिक्षा नीति में कही गई हैं कि बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ रटने पर जोर नहीं देना है। ग्रेड सिस्टम का पालन होना चाहिए, ग्रेड से बच्चों को पास किया जाए, और उनके साथ जो भी है कार्यानुभव अधिगम प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण कोर्स में शामिल करना चाहिए। तो ये, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों हों या शिक्षा संस्थाएं हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से चल सके। आगे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे 2 शिक्षक अवश्य हों। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कहा गया है कि जो भी विद्यालय है उसमें कम से कम 2 कमरे और 2 शिक्षक तो होने चाहिए। आगे कहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक बनाया जाए। 3 कमरे व 3 अध्यापक की व्यवस्था हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत हो, यानी कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। कमरों की संख्या बढ़ाइए, अध्यापकों की संख्या बढ़ाइए, जिससे कि पढ़ाई का स्तर और अच्छा हो सके, और जो उच्च प्राथमिक स्तर है वो और भी विस्तृत होना चाहिए। 1990 में यशपाल समिति ने पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ को कम करने का सुझाव दिया। 1990 में यशपाल समिति आई, जिसने पाठ्यक्रम के
जो भारी भरकम बोझ है उस पर बात कीजिए। किसने बात की है? शिक्षा के पाठ्यक्रम का जो बोझिल शिक्षा का पाठ्यक्रम है उस पर बात की है यशपाल समिति ने। इसकी सन है 1990। याद रखने वाला पॉइंट है, अलग हटके है कि किसने पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ पर बात की है। तो जब भी ऐसा रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो नाम होगा यशपाल समिति। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये याद रखने वाला है। आगे देखिए, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में कार्यान्वयन कार्यक्रम आया। 1992 में तो भारत सरकार ने 23 खंडों में कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिनमें से कुछ खंड इस प्रकार हैं। पहला, नारी समानता के लिए शिक्षा। सभी मतलब नारी समानता के लिए शिक्षा, आप समझ सकते हैं, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। आगे है अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय शिक्षा, नवोदय विद्यालय। आगे है व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं का विकास। ये इस तरीके से 23 खंड थे, बट हमने इसमें कुछ ही डिस्कस करे हैं। तो ये किस में कहे गए हैं, किस में बातें की गई हैं? ये कार्यान्वयन कार्यक्रम जो 1992 में आया था, उसमें भारत सरकार ने इस तरीके से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि इन सब बातों पे जोर दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम वर्तमान योजनाएं। वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है मध्याह्न भोजन योजना। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। इसमें बच्चों को पका भोजन दिया जाता है, जो कि अभी भी ये चीज़ चल रही है, MDM मध्याह्न भोजन योजना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को स्कूल में ही पका हुआ खाना मिलता है, और ये कब से चल रहा है? ये 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में आएँ और उनको अच्छी तरीके से खाना पीना मिले, वो कुपोषण के शिकार न हो। तो ये सारी चीज़ें मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आता है, और ये प्राइमरी लेवल पर है। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान। यह योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई, जिसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान आया था, तो इसका लक्ष्य है कि ये योजना कब से है? 2001 में प्रारंभ की गई थी ये योजना, और इसका एक ही लक्ष्य है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको प्राथमिक शिक्षा न मिले। तो ये इसलिए है सर्व शिक्षा अभियान, नाम से ध्यान रखना। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए आई है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। MDM मध्याह्न भोजन, जो उनको स्कूल में खाना पका हुआ भोजन मिलता है, उसके लिए, वो 15 अगस्त 1995 से है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। यह योजना बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी, वंचित एवं विकलांगों के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। ये शिक्षा है, ये बालिकाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी, वंचित एवं विकलांगों के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। जिला प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो इन सब के लिए है कि इनको अलग तरीके से सहयोग मिलना चाहिए, जिससे कि ये भी पिछड़े ना, आगे बढ़ें ये भी। आगे जिला प्राथमिक शिक्षा हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं शिक्षा कर्मी कार्यक्रम। दूर दराज, अर्ध शुष्क तथा सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता का विकास। तो ये जो शिक्षा कर्मी कार्यक्रम है, ये दूर दराज कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर शिक्षा का बहुत जो लेवल है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर विद्यालय या शिक्षकों का पहुँचना जो भी है वो बहुत मुश्किल सा है। तो इसलिए शिक्षा कर्मी कार्यक्रम चलाया गया था, जिससे कि सभी को शिक्षा मिल पाए, सभी का गुणात्मक विकास हो पाए। आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सहित शिक्षा का प्रसार करना है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, उनमें इन वर्गों के बालकों के लिए जो पिछड़ गए हैं किसी न किसी कारण से, उनके लिए, या फिर उनको शिक्षा किसी भी कारणवश जहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं के लिए स्पेशली तौर पर ये दी जाने वाली शिक्षा। और ये आवासीय है, बच्चियों को वहीं रहना होता है, टीचर्स भी वहीं रहते हैं,
खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं उनके लिए इन विद्यालयों में होती है और पढ़ाई भी होती है। तो इस तरीके से ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। आगे है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। इसका मकसद शैक्षिक रूप से पिछड़े व अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करना है। तो ये इसलिए है कि पिछड़े व अल्पसंख्यक लोग हैं जो भी हैं जिनमें शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो उनमें शिक्षा का प्रसार हो। तो ये हमने 6 पढ़ी हैं आपकी वर्तमान योजनाएं जो अभी रनिंग में हैं, चल रही हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।